जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसके चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेसेस। ये बायोलॉजी का चैप्टर है और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की मौलिक आवश्यकताएं, बेसिक नीड्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हम इस चैप्टर का कई लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा और सारा लेक्चर, तभी आपको ये समझ में आएगा। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की मौलिक आवश्यकताएं। ये प्रकाश संश्लेषण की मौलिक आवश्यकता का मतलब ही क्या है? इसका मतलब ये है कि हमको प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या चाहिए हमको नहीं, मतलब पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण करते हैं सब, तो क्या चीज़ उन सब के लिए जरूरी होता है। यही जो होता है बेसिक नीड्स होता है। मतलब कि हमको रहने के लिए कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, यही 3 बेसिक नीड्स हैं हमारे लिए। ठीक, ऐसे ही फोटोसिंथेसिस करने के लिए यानी प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है, पेड़ पौधा का भोजन बनता है, खाना बनता है। तो पेड़ पौधा का भोजन बनाने के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं, उसी को हम बेसिक नीड्स बोलते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की मौलिक आवश्यकताएं बोलते हैं। क्या क्या आवश्यक है। ठीक, तो देखो, हम इस टॉपिक के बारे में 2 टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 2 चीज़ों के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा पौधों को, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और दूसरा चीज़ क्लोरोफिल के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक, क्लोरोफिल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम पढ़े थे कि कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों को मिल जाता है वातावरण से। हम देख रहे हैं हमारे चारों तरफ हवा भरा हुआ है, पेड़ पौधा के चारों तरफ भी तो हवा है, तो हवा में होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, हम आपको बताए थे कि जो आप कोको कोला, थम्स अप, स्प्राइट वगैरह पीते हैं, उसमें से जो अगर ऐसे डब्बा हिला के और उसको खोलते हैं तो उसमें से झाग बनता है और झाग बन के निकलता है। वो झाग गैस के कारण, हवा के कारण बनता है। तो कौन सा हवा निकलता है, वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। ठीक, तो हमारे चारों तरफ, हमारे वातावरण में भी कार्बन डाइऑक्साइड है। हमारे हवा में जितना चारों तरफ हवा भरा हुआ है, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ये हवा से यानी वायुमंडल से क्या कर लेते हैं, सब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेते हैं। दूसरा चीज क्लोरोफिल आता है। क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोफिल इनके अंदर होता है पत्तियों के अंदर। पत्तियों में 3 गो लेयर, हम बताए थे बाबू, 3 गो लेयर, 3-4 गो लेयर था। ठीक, देखो, पहले पत्ती का लेमिनेशन चढ़ाया हुआ है, तो उस लेमिनेशन को हम बोल रहे थे क्रिटिकल मेम्ब्रेन। क्रिटिकल मेम्ब्रेन, ठीक, क्रिटिकल मेम्ब्रेन। उसके नीचे पत्ती का चमड़ा था, लेमिनेशन के नीचे चमड़ा, तो उस चमड़े को क्या बोल रहे थे, इपिडर्मिस। क्या बोल रहे थे, इपिडर्मिस। इस टाइप का कुछ इपिडर्मिस था। ठीक, उसके नीचे क्या था, उसके नीचे था खम्भ मृदुतक और स्पंजी मृदुतक, स्पंजी पैरेन्काइमा। ठीक, खम्भ मृदुतक या स्पंजी पैरेन्काइमा 2 टाइप के कोशिका थे सब। एक लंबा खमिया जैसे कोशिका था, एक गोल गोल चपटा मतलब अनियमित आकार का था। तो इसको स्पंजी कोशिका बोल रहे थे और इसको क्या बोल रहे थे, खम्भ मृदुतक यानी कि पेलिसैड पैरेन्काइमा, इसको बोल रहे थे। अब इन दोनों टाइप के कोशिका में कुछ कोशिकांग पाए जाएंगे। आप जानते हैं, 9th क्लास में आप पढ़े हुए हैं कि हर कोशिका में कोशिकांग होता है। कोशिकांग का मतलब कोशिका का कुछ अंग होता है, जैसे न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिका और सब होता है, बहुत सारे होते हैं। तो वैसे ये और अंग जुड़ जाता है पौधों की कोशिका में। पौधों की कोशिका में एगो अंग अधिका होता है। कौन सा अंग अधिका होता है? अधिका होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है बाबू? क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम हरित लवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरित लवक। तो हरित लवक जो होता है वो मतलब पेड़ पौधों की कोशिका में एक एक्स्ट्रा कोशिकांग पाया जाता है। हमारी कोशिका में सब कुछ पाया जाता है, लेकिन पेड़ पौधों की कोशिका में वो एक्स्ट्रा कोशिकांग क्या है? क्लोरोप्लास्ट। हालांकि 2-3 चीज़ और हैं जो एक्स्ट्रा हैं, जैसे कोशिका भित्ति हो गया, वैक्यूल्स हो गया, ये सब क्या हो गया, अधिक हो गया, लेकिन हमको क्लोरोप्लास्ट के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है ना, बस पेड़ पौधा के पास होता है। अब पेड़ पौधा के पास क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट कहाँ है? स्पंजी पैरेन्काइमा या खम्भ मृदुतक में है, या पेलिसैड पैरेन्काइमा। ठीक, यही देखिए, इसी का नाम है 2-3 ठे। देखिए, इसको बोलते हैं खम्भ मृदुतक, किसी को बोलते हैं पेलिसैड पैरेन्काइमा। ठीक, तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं स्पंजी पैरेन्काइमा। क्या बोलते हैं बाबू? स्पंजी पैरेन्काइमा। तो इसी को याद रखिएगा, इन दोनों कोशिकाओं को। इन दोनों कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं? सब
क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या, क्लोरोफिल। तो दो चीज हमको मिल गया था। कहाँ कहाँ से लाए थे हम ये दो चीज को? कार्बन डाइऑक्साइड हवा में सब जगह चारों ओर फैला हुआ है, पत्ती में छेद होता है, जगह जगह छेद होता है, उस छेदवा से पतैया क्या कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेगा अपने अंदर। और जैसे पतई खींचेगा अंदर और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से पेड़ पौधे का भोजन बन गया, ठीक। और क्लोरोफिल अंदर है, ये है पत्ती में है, ये पहले से उपस्थित है। अब देखो दो चीज हमको मिल गया। तीसरा का चीज सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश कहाँ से मिलेगा? घाम। यार घाम तो हर जगह ये उपस्थित है, तो हमको घाम चाहिए, धूप चाहिए। तो धूप ऐसे ही पेड़ पौधा धूप में रहता है तो उन सबको धूप मिल जाएगा। लेकिन अगर आप छाया में रख देंगे तो क्या होगा, पेड़ पौधा एकदम झुरा जाएगा। समझ रहे हैं? कहाँ झुरा जाएगा? कहाँ से कि उसको भोजन बनाना है, खाना बनाना है। आपको खाना नहीं दिया जाएगा तो आप झुरा जाएंगे। ऐसे ही पेड़ पौधा है सब, इन सब का खाना नहीं बनेगा तो खाएंगे कहाँ? तो खाएंगे नहीं तो ये झुरा जाएंगे सब, सूख जाएंगे सब, ठीक। तो इसीलिए जब हम किसी पौधे को अंधेरे कमरे में रख देंगे ना तो झुरा जाएगा, सूख जाएगा। कहाँ से कि वो अपना भोजन नहीं बना पाएगा। अभी नहीं कि एक दिन में झुरा जाएगा, 2-4 दिन जिंदा रहेगा। जो बना के पहले से भोजन रखा है उसको खाएगा और कुछ दिन बाद, 3-4 दिन बाद सूखने लगेगा। कहाँ से कि उसके पास भोजन खत्म हो गया। तो जैसे खत्म होगा सूखने लगेगा। अब देखो सूर्य का प्रकाश जरूरी है। कहाँ से मिल जाएगा? इसे ही चारों ओर सूर्य का प्रकाश ही है। तो देखो पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश 3900 से 7600 एंगस्ट्रॉम का प्रयोग करते हैं। देखो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधों को चाहिए घाम यानी धूप यानी प्रकाश चाहिए ना। अब देखो धूप कहाँ से मिलेगा? सूर्य से मिल सकता है। हम आर्टिफिशियल लाइट भी जला सकते हैं, हाई बल्ब जलाते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाला ना, इन सब से भी कर सकते हैं सब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण। कैसे कर सकते हैं? देखो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस, सबसे तेज फोटोसिंथेसिस रेड कलर के लाइट में होता है। रेड कलर के लाइट में मतलब लाल कलर का एगो बल्ब ले जाके पेड़ के सामने जला दोगे ना तो प्रकाश संश्लेषण करने लगेगा, सूर्य का जरूरत ही नहीं है, ठीक। तो रेड कलर की लाइट में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है, रेड कलर और ब्लू कलर के लाइट में। ब्लू सेकेंड नंबर पे है, सॉरी देखिए ब्लू सेकेंड नंबर पे है। तो ब्लू कलर के लाइट में और रेड कलर के लाइट में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। ब्लू कलर के लाइट में अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे ब्लू कलर की लाइट में और रेड कलर की लाइट में प्रकाश संश्लेषण सबसे तेज होता है। अब हम अगर नीला कलर का बल्ब लगा दें पेड़ पौधा के सामने तो वहाँ पे भी प्रकाश संश्लेषण होगा, चाहे लाल कलर का बल्ब लगा दें तभी भी होगा। अब ऐसा नहीं है सफ़ेद का लगाते हैं तो नहीं होगा, होगा लेकिन कम होगा, ठीक। तो सबसे तेज प्रकाश संश्लेषण रेड और ब्लू में होता है, ठीक। सफ़ेद में थोड़ा धीरा हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो देखो दिने में तो अंजोर रहता है, पेड़ पौधा सब जंगल में का क्या करेगा, दिन में भोजन बनाएगा, रतिया को बैठा रहेगा, खाना खाएगा बस अपना। उसके बाद ये जो प्रकाश जो होते हैं जिनका उपयोग करते हैं ये सब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए, उनका तरंग दैर्ध्य 3900 से 7600 एंगस्ट्रॉम होता है। दृश्य प्रकाश मतलब जो हम देख सकते हैं, हम आपको बताए थे दृश्य प्रकाश जो होता है 3900 से कितना होता है 7800, इतना ही बताए थे 7800 एंगस्ट्रॉम तक के प्रकाश को हम देख सकते हैं। लेकिन 7600 तक यूज करते हैं सब पेड़ पौधे। कितना तक बाबू? 7600 तक। तो 7600 तक यूज करते हैं, 3900 से 7600 तक। तो इसी प्रकाश में मतलब जिस प्रकाश को हम देख सकते हैं उसी प्रकाश में पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। अब कहेंगे कौन ऐसा घाम होता है जो दिखाई नहीं देता है? हाँ ऐसा घाम भी होता है। देखो हम भी अपने अंदर से प्रकाश छोड़ रहे हैं, हम भी अपने अंदर से मतलब कि हमारे शरीर से भी प्रकाश निकल रहा है, उस प्रकाश को हम नहीं देख सकते हैं, ठीक। तो वो होता है अवरक्त प्रकाश या यूवी रेज कह सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक। इंफ्रारेड हम ऐसे छोड़ते हैं, इंफ्रारेड, ठीक। तो याद रखिए कई प्रकाश ऐसे होते हैं जो हमको नहीं दिखाई देते हैं। दृश्य प्रकाश की मात्रा कुछ ही है, बहुत कम है दृश्य प्रकाश की मात्रा। 7 रंग के प्रकाश को हम देख सकते हैं। 7 रंग के प्रकाश के नीचे मान लीजिए 3900 तक है, 3900 से 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक है प्रकाश का वेवलेंथ, ठीक, जिसको हम देख सकते हैं। इसके पहलवा वाले वेवलेंथ का प्रकाश कहाँ गायब हो गया, इसके बाद वाला वेवलेंथ का प्रकाश कहाँ गायब हो गया। तो ये दोनों प्रकाशवा को, दोनों टाइप के प्रकाश को हम देख नहीं सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इधर वाला अवरक्त प्रकाश हो गया, इधर वाला क्या हो गया, परावैंगनिक प्रकाश हो गया। तो ये हो गया आपका मतलब कोई परावैंगनिक और अवरक्त प्रकाश हो गए दोनों ये सब। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे
इसमें 3900 से 7600 तक ही बस प्रकाश संश्लेषण होगा पराबैंगनिक व अवरक्त प्रकाश में। अवरक्त यूवी रेज को बोलते हैं, यूवी रेज को, समझ रहे हैं? तो यूवी रेज से आगे वाले को अवरक्त बोलते हैं। तो यूवी रेज मतलब अल्ट्रावायलेट रेज से हम प्रकाश संश्लेषण नहीं करा सकते हैं किसी भी पौधे में। अब ये सब लाइट के बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, यूवी क्या है, अल्ट्रावायलेट क्या बोल रहे हैं, कभी इंफ्रारेड बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं। तो देखो प्रकाश कई कलर में होता है, आप जानते हो, नीला, हरा, लाल, ये सब हम देख सकते हैं। इसके बाद भी कई ऐसे कलर के प्रकाश होते हैं सब जो हमको नहीं दिखाई देते हैं। जैसे रिमोट में वो लाइट होता है, आगवा होता है ना, तो वो लाइट जो जलता है हमको दिखाई नहीं देता है, नहीं दिखाई देता है। ठीक, कहाँ से कि उस प्रकाश को हम नहीं देख सकते। तो कई प्रकाश ऐसे होते हैं, अगर आप रिमोट के आगे अपने मोबाइल का कैमरा लगा के देखेंगे तो दिखेगा। तो हमारी आंखों से कई प्रकाश नहीं दिखते हैं, तो उन प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। बस इतना समझ लीजिए, जो प्रकाश हमारी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं उससे पौधे अपना भोजन नहीं बनाते हैं। अब देखो, दो टॉपिक आपको समझ में आ गया, दो बिंदु। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश से जल का अपघटन होता है, फोटोलाइसिस होता है। फोटोलाइसिस क्या होता है? फोटोलाइसिस हमको क्या क्या चाहिए था प्रकाश संश्लेषण करने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था, क्लोरोफिल चाहिए था, उसके बाद क्या चाहिए था? सूर्य का प्रकाश चाहिए था, उसके बाद क्या चाहिए था? जल चाहिए था। अब देखो, जल में से ना हाइड्रोजन का उपयोग हो जाता है। जल हम जड़ से क्या करते हैं, सब पेड़ पौधे जल जो है जड़ से एकदम सोख लेते हैं। अब सोख के ले जाते हैं पत्ती में से, इसमें से जल में, जल का सूत्र क्या होता है? H2O। अब H2O में से हाइड्रोजनों को निकाल लिया जाता है, ऑक्सीजन को फेंक दिया जाता है। मतलब इसमें का जल में का ऑक्सीजन कोनो काम का नहीं होता है। काहे नहीं काम का होता है? यही ऑक्सीजन निकालते हैं सब पेड़ पौधे, तो हम यूज करते हैं। समझ में आया? तो देखो, जल का फोटोलाइसिस होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है? जल का अपघटन ही होता है, H2 और O2 में जल टूटता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऐसे ही यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है? हम विद्युत देते हैं। क्या करते हैं आप जानते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? जानते हैं? देखिए क्या कीजिएगा, पानी में नमक घोल के और उसमें दोनों तरफ इलेक्ट्रिसिटी का डुबा दीजिएगा। क्या होगा? उसमें से गैस बन निकलने लगेगा। वही जो प्रक्रिया हो रही है उसी को इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। अब आप रियल में प्रयोग मत कीजिएगा, नहीं तो आपको ठोक देगा लाइट, बस ठिका जाएंगे। तो देखो यहाँ पे बस समझिए कि हम इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करते हैं? जल का अपघटन करते हैं। किसकी सहायता से? इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से, विद्युत धारा देते हैं। तो क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जल का टूटना ही इलेक्ट्रोलाइसिस है। किसकी सहायता से? विद्युत की सहायता से। अब यहाँ का होगा फोटोलाइसिस। फोटो मतलब क्या होता है? फोटो मतलब होता है प्रकाश। क्या होता है बाबू? फोटो मतलब होता है प्रकाश, और लाइसिस मतलब टूटना। तो प्रकाश से जल का टूटना, अपघटन मतलब ब्रेकअप होना, टूटना। तो जल में ब्रेकअप किसका किसका होगा? दो गो मिल के बनाए हैं सब। तो देखो, दंपति जो होते हैं वो दो गो चीज से बने होते हैं, पति पत्नी से। वैसे यहाँ पे जल है, H2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो अब इनका ब्रेकअप होगा तो कैसे होगा? ऑक्सीजन क्या होगा? अलगे हो जाएगा और हाइड्रोजन अलगे हो जाएगा। अब हाइड्रोजन का उपयोग हम क्या करते हैं? कर लेते हैं। हाइड्रोजन का उपयोग फोटोसिंथेसिस में हो जाता है। और ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन जो है पेड़ पौधों से बाहर कर दिया जाता है। यही ऑक्सीजन हम यूज करते हैं सांस लेने में। तो ये जल का अपघटन किसकी सहायता से हुआ? प्रकाश की सहायता से। H से हम प्रकाश को लिखते हैं, इसे आप प्रकाश लिख सकते हैं, सूर्य का प्रकाश। ठीक, तो जल का अपघटन कहाँ से हुआ? सूर्य के प्रकाश से एनर्जी लेकर के, और फोटोलाइसिस हुआ। फोटोलाइसिस की क्रिया में क्या होता है? H2O होता है जो H2 और O2 में टूटता है। सूर्य का प्रकाश लगता है, इससे क्या होता है? H2 और O2 में ये टूट जाता है जल। अब जल टूट गया, जिसमें से हाइड्रोजन का उपयोग खाना बनाने में होगा पेड़ पौधे का। कैसे कहा, हमको कैसे पता चला कि हाइड्रोजन का उपयोग होगा? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें पहले से ऑक्सीजन और कार्बन है। हमको पेड़ पौधे का भोजन बनाना क्या था? C6H12O6 यानी कार्बोहाइड्रेट बनाना था। C6H12O6 कार्बन डाइऑक्साइड से आएगा। ठीक, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आएगा। अब इसमें हाइड्रोजन एगो बच रहा है। ये हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? इसी जल से आता है, इसी पानी से आता है। तो इसमें से जल में से ऑक्सीजन निकल जाता है, पेड़ पौधा इसको छोड़ देते हैं सब। अब हाइड्रोजन जो है इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, मतलब इसके साथ जाके चिपक जाता है और क्या बना देता है? C6H12O6 यानी कार्बोहाइड्रेट का रूप बना देता है। ठीक, यही होता है कार्बोहाइड्रेट,
इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज भी बोलते हैं। ठीक, तो ये बनाना है हमको, इसके लिए हमको जल की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश से जल का अपघटन होता है। तो जल का अपघटन आपको समझ में आ गया। जल का अपघटन कहाँ लिए, कहाँ से कि जल में से हमको बस पूरा पानी नहीं चाहिए खाना बनाने के लिए, बस हाइड्रोजन गैस एगो चाहिए, ये कहीं इसमें से चाहिए। तो हाइड्रोजन को तोड़ के निकाल लेते हैं, किसकी सहायता से, प्रकाश की सहायता से। तो प्रकाश की सहायता से फोटोलाइसिस होता है, जिससे हाइड्रोजन बाहर हो जाता है। अब हाइड्रोजन बाहर हो गया, हाइड्रोजन का उपयोग कर लिया, ऑक्सीजन को बाहर निकाल दी, खत्म बात। अब चौथा पॉइंट देखो, प्रकाश क्लोरोफिल अणु के उत्तेजन के लिए भी उत्तरदायी होता है। अब क्या होता है, देखो दिक्कत यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आया H2 और यहाँ पे आया कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन दोनों का मिलन कराने के लिए, दोनों का रिलेशन बनाने के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। तो ऊर्जा कहाँ से आएगा, तो ऊर्जा जो प्रकाश आ रहा है ना, वहीं से आएगा। अब इन दोनों में संबंध बनाना है, रिलेशन बनाना है। तो इन दोनों में रिलेशन बनाने के लिए एनर्जी चाहिए हमको। तो इन दोनों में बॉन्ड बनाने के लिए बॉन्ड एनर्जी एक होता है, आप 11वीं में पढ़ेंगे। तो आप बस समझिए कि इन दोनों को मिलाने के लिए हमको ढकेल ढकेल के इन दोनों को मिलाना पड़ेगा, बस इतने समझिए। तो ढकेल ढकेल के मिलाना है मतलब दम लगाना है, दम लगाना है मतलब ऊर्जा लगाना है। तो ऊर्जा कहाँ से आएगा, वही ऊर्जा एटीपी के रूप में आता है। तो एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, इसका फुल फॉर्म। अभी हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। बस समझिए कि इसमें हमको ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहाँ से आएगा, प्रकाश से। अब प्रकाश कहाँ से आ रहा है, प्रकाश से कहाँ से ऊर्जा आएगा, क्लोरोफिल अणु जो है, क्लोरोफिल जो है ये क्या करेगा, प्रकाश ऊर्जा को सीधा एटीपी में बदल देगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदल देगा। और यही एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा है, और यही ऊर्जा क्या करेगा, इन दोनों का रिलेशन बनवाएगा, बॉन्डिंग कराएगा। तो यही हो जाएगा। तो यही लिखा है कि प्रकाश से क्लोरोफिल अणु का उत्तेजन भी होता है। तो उत्तेजन मतलब कि एटीपी बनाएगा, सिंपल बात आप याद रखिएगा। ठीक, अब देखो एटीपी बनाएगा, जिससे एटीपी से इन दोनों का मिलन होगा। बस हमको इन दोनों का मिलन कराना है, मिलन हो जाएगा तो C6H12O6 बन जाएगा। अब देखो आगे चलते हैं। जल की आवश्यकता क्या है और इसको हम कहाँ कहाँ से लाएंगे। प्रकाश नहीं रहता तो देखो प्रकाश की आवश्यकता यहाँ पे क्या मालूम पड़ी कि अगर प्रकाश नहीं रहता तो पहले बात कि जल में से हाइड्रोजन निकलवे नहीं करता। जब निकलता नहीं तो ऑक्सीजन को हम लेके करते क्या, बिना काम का ऑक्सीजन हमारे पास आ जाता। दूसरा दिक्कत क्या आता, दूसरा दिक्कत ये आता कि हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों में बॉन्डिंग कराने के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत है। वो एनर्जी हम कहाँ से लाएंगे, बाहर से हम उसको ऊर्जा नहीं ना देंगे। जो प्रकाश जा रहा है वही ऊर्जा क्या करेगा, एटीपी के रूप में बदल जाएगा। तो प्रकाश नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, कहाँ है, पौधे का भोजन नहीं बनेगा। कहाँ से कि जल टूटेगा ही नहीं, और ना टूटेगा, अगर मान लीजिए किसी तरह से टूट गया तो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में बॉन्ड नहीं बनेगा। तो इन दोनों में बॉन्ड बनाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, जल को तोड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए, वो सब प्रकाश से आ रहा है। तो प्रकाश बहुत ही जरूरी है। अब आपको प्रकाश की आवश्यकता समझ में आई होगी। अब देखो जल का आवश्यकता क्या है। जल जो है, पहले तो जल का आवश्यकता क्या है, हमको हाइड्रोजन गैस चाहिए पहले ही, तो जल चाहिए पहले, जल से ही हम हाइड्रोजन गैस निकाल रहे हैं, मतलब जल चाहिए तभी हाइड्रोजन गैस मिलेगा। वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस बहुत ऊपर होता है, कैसे कि हल्का होता है, जिसकी वजह से ऊपर चला जाता है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए मिट्टी में उपस्थित जल का अवशोषण जड़ों द्वारा होता है। पानी में जो देखो, पानी जो मिट्टी होता है गीला होता है, अंदर जाएंगे तो नमी आती जाएगी। नमी कौन कारण, पानी के कारण। पानी को एकदम सोख के और क्या करते हैं, सब पेड़ पौधे खींच लेते हैं, और खींच के ले जाकर पतई में पहुंचा देंगे। सब पतई में भोजन बन रहा है तो H2O हमको मिल गया। कहाँ से मिलता है बाबू, देखो पहले ही लिखा हुआ है, प्रकाश संश्लेषण के लिए मिट्टी में उपस्थित, मतलब माटी में जो नमी होता है उसमें से उपस्थित जल का अवशोषण, मतलब अवशोषण मतलब सूखना, जड़ों द्वारा होता है, जड़ से होता है, समझ रहे हैं, जड़ समझ रहे हैं, तो जल से होता है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण में जल के टूटने से ही ऑक्सीजन मुक्त होता है। अभी हम बताए हैं कि जो ऑक्सीजन पेड़ पौधे छोड़ते हैं अपने अंदर से, जो ऑक्सीजन मुक्त करते हैं सब फोटोसिंथेसिस में, हम आपको बताए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O ठीक बनता है, और ये बनता है C6H12 और O6 प्लस H2O
प्लस O2, ये 3 चीज़ें बनता है। इसमें से ये जो ऑक्सीजन निकल रहा है, ये ऑक्सीजन कहाँ से निकल रहा है? जल के टूटने से निकल रहा है। कैसे कि जल में से हमको बस हाइड्रोजन चाहिए था, ऑक्सीजन हमारी कोनो काम का नहीं है, ठीक। तो ऑक्सीजन को बाहर फेंक देते हैं पेड़ पौधे, मतलब बाहर निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन यूज कर लेते हैं जल से। तो जल से जो ऑक्सीजन जो पेड़ पौधों से बाहर निकलता है वह कहाँ से निकलता है? जल के अपघटन से मुक्त होता है या नहीं निकलता है। जड़ों द्वारा अनेक आवश्यक खनिजों का अवशोषण भी मिट्टी द्वारा ही होता है, ठीक। मतलब देखिए, अब भोजन बना लिए सब सही है, अब आप बस बिना पौष्टिक आहार का खाना खाएंगे कोनो फायदा करेगा नहीं। आप प्रोटीन खाएंगे, वैसा खाएंगे, सब खाएंगे तब आपको फायदा करेगा। वैसे ही बस भोजन बनाए हैं सब अभी, अब इन सबको प्रोटीन वैसा वगैरह सब ये सब कहाँ से लेना पड़ेगा? जड़ से खींच के मिट्टी में से खनिज लवण को निकालते हैं। जैसे नाइट्रोजन भी पेड़ पौधों के लिए ज़रूरी होता है। तो ये सब कहाँ से लेते हैं? सब जड़ से खींच लेते हैं, पानी के साथ, पानी में घुल के, और सब खनिज लवण चला आता है पेड़ पौधों में, जिसका उपयोग कर लेते हैं। तो बस हमको यहाँ पे भोजन के बारे में समझना है। वैसे खनिज लवण कहाँ से आता है, यहाँ पे हम इसलिए लिख दिए हैं कि खनिज लवण कहाँ से लाएंगे सब पेड़ पौधे, तो वो भी जड़ों द्वारा ही आता है, मिट्टी में से खींच करके, सोख करके, ठीक। तो आशा है कि आपको प्रकाश संश्लेषण की मौलिक आवश्यकताओं के बारे में समझ में आया होगा कि क्या होता है प्रकाश संश्लेषण की मौलिक आवश्यकताएं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया, यानी लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। यह क्या होता है? ये जो है अगले लेक्चर में जो आने वाला टॉपिक है वो नीट से भी रिलेटेड है। तो देखिएगा बाबू, उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक। वो बहुत टफ थोड़ा टॉपिक है, तो उसको ध्यान से समझना होगा। वैसे आपको उतना डिटेल से नहीं बताया जाएगा, जब आप 11th-12th में जाएंगे तो आपको डिटेल से बताया जाएगा, और नीट के सिलेबस में भी उसका तैयारी कराया जाएगा, ठीक। तो अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे PDF नोट्स का लिंक, जो हैंड रिटन नोट्स होगा, वहाँ से आप जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हम बार बार आपको सजेशन देते हैं, नोट्स से लिखा मत कीजिए, बस जो डाउट हो वही देखिए, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।